जनवरी 1943 उत्तराखंड के बागेश्वर में उत्तरायणी मेला आयोजित होने वाला था। ये वो दौर था जब देश के अलग अलग हिस्सों की ही तरह पूरे कुमाऊं में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध तेज हो रहा था। ब्रितानियों के खिलाफ भारतीय लोगों में तो आक्रोश स्वाभाविक ही था, लेकिन कुमाऊं के कौसानी क्षेत्र में एक महिला ऐसी भी थी जो खुद ब्रितानी मूल की होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और अन्य भारतीयों को भी अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद कर रही थी। ऐसे में ये महिला ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों में भारतीय आंदोलनकारियों से भी ज्यादा खटकने लगी थी। अंग्रेजी हुकूमत को यह भी डर था कि बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में विरोध या विद्रोह की कोई बड़ी घटना घट सकती है। ऐसे में पुलिस ने योजना बनाई कि कौसानी पहुंचकर उक्त विदेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक इसी दिन ये महिला कौसानी से मेरठ के लिए निकली थी। बरेली बस स्टैंड पर पहुंचकर उसे दूसरी बस लेनी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के गुप्तचरों को उस पर शक हो गया। उन्होंने स्थानीय थाने को सूचित कर दिया कि साड़ी और चप्पल पहने एक विदेशी महिला बरेली बस स्टैंड पर देखी गई है। ये सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन जब इस महिला को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां एक भारतीय मजिस्ट्रेट की अदालत में इस केस की सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट ने कुछ सख्त और कुछ बेइज्जत करने वाले अंदाज में इस महिला से कहा, आपको शर्म नहीं आती? आप स्वयं ब्रिटिश हैं और ब्रिटिश राज के ही खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। ये सुनकर वो महिला भड़क गई और पलटकर बिना डरे जवाब दिया, आपको शर्म नहीं आती? आप भारतीय होकर भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश राज का पक्ष ले रहे हैं। महिला के इस जवाब ने न सिर्फ मजिस्ट्रेट को लाजवाब कर दिया, बल्कि पूरी अदालत में ही सन्नाटा पसर गया। इस महिला का नाम था कैथरीन मैरी हेलमैन, जिन्हें आगे चलकर देश दुनिया ने सरला बहन के नाम से जाना। नमस्कार, मैं हूं अमन रावत और आप देख रहे हैं बारामासा की विशेष प्रस्तुति विरासत। पांच अप्रैल 1901 लंदन के शेफर्ड्स बुश में कैथरीन का जन्म हुआ। उनकी मां ब्रिटिश थी और पिता जर्मन स्विस मूल के थे, लेकिन इन दोनों का ही साथ कैथरीन को ज्यादा समय तक नहीं मिल सका। जब कैथरीन 5 साल की थी तो उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे में मां दिन रात उनकी देखभाल किया करती। कुछ वक्त बाद कैथरीन तो ठीक हो गई, लेकिन उनकी मां को कैंसर ने जकड़ लिया और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के कुछ ही समय बाद साल 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो कैथरीन के पिता के जन्म प्रमाण पत्र में कुछ गलतियां पाई गईं। ऐसे में शत्रु राष्ट्र का मानकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। महज 13 साल की कैथरीन के साथ अब न तो मां थी और न ही उसके पिता, लिहाजा दादी और नानी के जिम्मे ही उनकी और उनके भाई की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई। कैथरीन अक्सर युद्ध को लेकर अपनी दादी से खूब बातें किया करती थी और कहती थी कि दुनिया को इस अत्याचार का विरोध करना चाहिए, लेकिन चारों ओर से बदला लिए जाने की ही आवाजें उठ रही हैं। इससे नुकसान तो साधारण नागरिकों का ही हो रहा है। ये सब सुनकर दादी कैथरीन से कहती, जो कुछ तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेहरबानी करके ऐसी बातें मत किया करो, नहीं तो शायद मुझे भी पकड़ लिया जाएगा, तब तुम बच्चों का क्या होगा। कैथरीन की बचपन से ही पढ़ने लिखने में दिलचस्पी थी और कुछ नया सीखने के लिए वो हमेशा ही उत्साहित रहती थी। अलग अलग भाषाओं को सीखने में भी उसकी गहरी दिलचस्पी थी। हाई स्कूल तक कैथरीन को वजीफा भी मिलता था और उसकी भाषा, गणित और इतिहास में उनकी रुचि को देखते हुए स्कूल के टीचर्स को यकीन था कि वो स्कॉलरशिप पाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगी। लेकिन कैथरीन के पिता क्योंकि जर्मनी स्विस मूल के थे, इसलिए यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल कैथरीन की राष्ट्रभक्ति पर संदेह करती थी। एक दिन उन्होंने कैथरीन को अपने कैबिन में बुलाकर कहा, सुनो कैथरीन, ये तय किया गया है कि शत्रुवंशी होने के कारण तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। ये बात ठीक भी है, क्योंकि तुम युद्ध प्रयत्नों में भी काम नहीं करती, इसलिए युद्ध प्रयत्नों में लगी हुई छात्राओं के मुकाबले में तुम्हें आसानी से जीत मिल जाती है। ये सुनकर कैथरीन दंग रह गई। जाहिर तौर पर उसे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि स्कॉलरशिप न मिल पाने की वजह से उसे 16 साल की उम्र में ही आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी की तलाश में निकलना पड़ा। अपने पिता के गैर ब्रिटिश होने के चलते कैथरीन को स्कूली दिनों में स्कूल में जिस तरह का भेदभाव झेलना पड़ा था, वही भेदभाव नौकरी की तलाश के दौरान भी उन्हें झेलना पड़ा। शुरुआत में जिस जगह उन्हें नौकरी मिली, वहां का मालिक भी इस बात को लेकर अपनी मंशा जाहिर करता रहता था कि उनके दफ्तर में एक दुश्मन देश की लड़की काम कर रही है। ऐसे में उसने कई बार नई नई लड़कियों को कैथरीन का काम सिखाने के लिए भी रखा, लेकिन ये काम क्योंकि कठिन था, इसलिए कैथरीन को नौकरी पर बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। इस तरह कुछ वक्त कैथरीन ने वहां जैसे तैसे काम किया। साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो कैथरीन के पिता भी नजरबंदी से छूटकर घर आ गए।
अब तक दादी ही घर का सारा कामकाज संभाल रही थी और कैथरीन के साथ ही उसके भाई की जिम्मेदारी भी अकेले उन्हीं के कंधों पर थी। पिता के लौटाने की स्थिति कुछ बेहतर होने की जो उम्मीद बंधी थी वो भी तब टूट गई जब पिता के लौटने के 4 महीने बाद ही दादी की भी मौत हो गई। दादी के चले जाने से कैथरीन काफी अकेली हो गई थी, लेकिन जीवन के संघर्ष अपनी जगह थे, जिनसे जूझते हुए कैथरीन कभी नौकरी तो कभी शहर बदलती रही। कुछ वक्त के बाद कैथरीन जिस जगह रहने लगी थी वहां कई देशों के लोग किराए पर रहा करते थे। एक दिन मकान मालिक ने कैथरीन से पूछा, अगर यहां कोई भारतीय आकर रहे तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? कैथरीन ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, कुछ लोग रंग भेद का ख्याल रखते हैं। कैथरीन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। संभवतः वो अपने बचपन की स्मृतियों में कहीं चली गई, जब उनकी सहेलियां इस तरह के भेदभाव यहूदियों के साथ किया करती थी। बहरहाल, भारतीय छात्र को वहां रहने देने पर किसी ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया और धीरे धीरे अब कई भारतीय वहां आकर रहने लगे। इसके चलते कैथरीन भी लंदन की अलग अलग भारतीय संस्थाओं के संपर्क में आने लगी और भारत में चल रहे आजादी के आंदोलन की हिमायती बन गई। इसी दौरान कैथरीन ने गांधी और उनके विचारों को और भी ज्यादा करीब से जाना। साल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब दांडी मार्च शुरू हुआ तो कैथरीन इससे बेहद प्रभावित हुई। उनके मन में भारत जाने का ख्याल कौंधने लगा और उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखते हुए उनके आश्रम में प्रवेश की अनुमति मांगी। इसके जवाब में पत्र भारत से आया, जिसमें लिखा था, अभी तक पश्चिम से बहुत से लोगों ने भारतीय जीवन को अपनाने का प्रयत्न किया है, लेकिन वे उसमें असफल हुए हैं। यहाँ रहते हुए उन्होंने अपने उन साथियों के लिए जिनके साथ वे काम कर रहे थे अनेक समस्याएं पैदा कर ली। इस तरह के जवाब ने कैथरीन के उत्साह को कुछ कम जरूर किया, लेकिन वह अब भारत जाने का मन बना चुकी थी। उन्होंने तय किया कि कोई खास तरह का काम सीखकर भारत जाएंगी। फिर उन्होंने प्रसूति कार्य के प्रशिक्षण के लिए एक संस्था में एडमिशन ले लिया। इसी दौरान कैथरीन को उदयपुर से डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का एक पत्र मिला। वो उदयपुर में नौकरी के साथ साथ स्काउटिंग और कैंपिंग का काम करते थे। सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यों में भी उनकी रुचि थी। उदयपुर में वो एक स्कूल की शुरुआत करने जा रहे थे और चाहते थे कि कैथरीन मैरी हेलमैन उनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करें। कैथरीन ने इस पत्र के जवाब में उन्हें लिखा कि मुझे पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, मगर डॉक्टर मोहन सिंह ने जवाब में फिर से आग्रह कर लिखा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मुझे अपने काम के लिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति की ही जरूरत है। इस बार कैथरीन ने उनका आग्रह मान लिया और प्रसूति प्रशिक्षण का काम छोड़कर वो मार्गरेट मैकमिलन बालवाड़ी डेटफोर्ड नाम के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत आने को तैयार हो गई। भारत आने के बाद कैथरीन को बच्चों को पढ़ाने के साथ ही स्कूल के हिसाब किताब देखने का भी काम सौंपा गया। शुरुआत में उन्हें हिंदी भाषा के साथ ही अंकों को समझने में भी काफी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने तरीके निकाले और हिसाब किताब का काम संभाल लिया। गर्मियां शुरू होने को थी तो स्कूल के अन्य लोगों ने कैथरीन को यह कहते हुए मसूरी भेज दिया कि उदयपुर की गर्मी वो सहन नहीं कर पाएंगी, इसलिए गर्मियों में उन्हें मसूरी चले जाना चाहिए। ये उनकी पहली उत्तराखंड यात्रा थी, जो उनके लिए एक बुरा अनुभव ही रही। अपनी आत्मकथा व्यवहारिक वेदांत एक आत्मकथा में वो लिखती हैं, पहाड़ का वो अनुभव मेरे लिए काफी दुखदायी रहा। देहरादून से मसूरी तक की मोटर की सड़क तभी बनी थी, किंतु सामान को कुलियों की पीठ पर भेजना सस्ता पड़ता था। जिस मकान में हमारे रहने की व्यवस्था हुई वो राजपुर के पुराने मार्ग पर था। दिन भर कुलियों और खच्चरों का काफिला सामने से गुजरता नजर आता था। मसूरी की ठंड के बावजूद छुट्टी मनाने वाले बर्फ के बिना नहीं रह सकते थे। लगभग 2.5 मन वजन की बर्फ की शिलाएं कुलियों की पीठ पर ऊपर चढ़वाई जाती थी। पीठ पर बर्फ गलती हुई और बर्फीला पानी कुलियों की पीठ से पांव तक भिगो देता था। कुलियों में ज्यादातर नेपाल के डोटियाल होते थे। गर्मियों में भारत के पहाड़ों में जाकर वे परिवार के लिए साल भर खाने लायक खर्च जुटाने की कोशिश करते थे। मैंने उनकी झोपड़ियां जाकर देखी। वहां इतनी जगह भी नहीं थी कि वे रात को फर्श पर पूरी तरह पांव फैलाकर सो पाते। उनमें से बहुत से लोग टीबी की बीमारी से पीड़ित थे। थके हुए पशुओं की पूंछ खींचकर या डंडे से मारकर चलाना आम बात थी। आनंद के स्वप्नों का यह दूसरा पहलू मुझे बड़ी चोट पहुंचाता था। मसूरी से ऐसे अनुभव लेने के बाद कैथरीन जल्द ही वापस उदयपुर लौट गई और उन्होंने यह भी तय किया कि आगे से वो छुट्टियां मनाने पहाड़ पर नहीं जाएंगी। उदयपुर लौटने के बाद कैथरीन ने वहां के समाज और सामाजिक रीतियों को बारीकी से देखा और समझा। इस दौरान गांधी को भी वे लगातार पढ़ती सुनती रहती थी और उनके विचारों से लगातार प्रभावित हो रही थी। भारत में रहते हुए अब तक कैथरीन को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था और उनके साथी अब तक उन्हें कैथरीन की जगह सरला बहन के नाम से पुकारने लगे थे। कई लोगों को यह भ्रम है कि कैथरीन को सरला बहन का नाम गांधी जी ने ही दिया था, लेकिन अपनी आत्मकथा में वो साफ लिखती हैं कि उनकी गांधी जी से पहली मुलाकात होने से पहले ही लोग उन्हें सरला बहन नाम से पुकारने लगे थे। इस संबंध में उनकी आत्मकथा में जिक्र मिलता है कि साल 1935 के दशहरे में उन्होंने तय किया कि वो महिला आश्रम का काम देखने के लिए वर्धा जाएंगी। 1934 में जेल से छूटने के बाद गांधी भी वर्धा में ही रह रहे थे।
उनके आने का संदेश गांधी जी तक पहुंच चुका था। वो जब वर्धा स्टेशन पहुंची तो कन्हूभाई नाम के एक व्यक्ति उन्हें लेने वहां पहले से ही मौजूद थे। ये उनकी गांधी जी से पहली मुलाकात होने वाली थी। वो लिखती हैं, रात हो गई थी, लोग सो गए थे। एक बहन मुझे सादा खाना खिलाने के लिए रुकी हुई थी। एक बत्ती गांधी जी के कमरे में जल रही थी। वो हमेशा रात को बहुत देर तक काम करते रहते थे। उनके साथी 9 बजे सो जाते थे। मैं सुबह जल्दी उठकर बगीचे में घूम रही थी, तब बापू से भेंट हुई। छोटा पुष्ट बदन, सिर मुंडा हुआ, छोटी धोती, वे बदन पर सूती चादर ओढ़े हुए थे। वे बड़े प्रेम के साथ सहज ढंग से मिले। उन्होंने कहा, अच्छा आप नई आई हैं? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, कुछ लोग मुझे सरला बहन कहते हैं। वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा आप भी 2 नाम वाली हैं, आप कितने दिनों तक यहाँ रह सकती हैं? मैंने जवाब दिया, लगभग 10 दिन। उन्होंने कहा, तब मैं आपका कुछ उपयोग कर सकूंगा। 2 दिन तक आप अतिथि रहेंगी। आपके बर्तन आपके लिए मल दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपने बर्तन खुद मलेंगे। मैंने जब उन्हें बतलाया कि मैं रोज अपने हाथ से अपने बर्तन मांजती हूं तो वे खुश हुए। वर्धा में हुई गांधी जी से इस पहली मुलाकात के बाद सरला बहन का आश्रम में ऐसा जुड़ा हुआ जो फिर कई सालों तक बना रहा। करीब 8 साल वो सेवाग्राम में रही, लेकिन जब उन्हें मलेरिया हुआ और तबीयत काफी बिगड़ने लगी, तब गांधी जी ने ही उन्हें उत्तराखंड जाने की सलाह दी। उन्होंने सरला बहन से कहा, 1 साल तक कोई खास काम हाथ में नहीं लेना, आराम करना और तंदुरुस्ती संभालते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता से मिलना जुलना, उनकी परिस्थितियां, आवश्यकताएं और दृष्टिकोण समझना। काम करना हो तो 1 साल के बाद। कई सालों के बाद सरला बहन एक बार फिर उत्तराखंड लौटी, लेकिन इस बार सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए वो यहाँ नहीं आ रही थी। अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं, बापू की सलाह के हिसाब से मैं सुबह 4 बजे उठकर पहाड़ों पर चीड़ के जंगलों या पीले धान के खेतों में घूमने जाती। वापस आकर नदी में नहाकर मैं सीधा सादा भोजन बनाती और दोपहर को कश्मीर के औजारों पर तिब्बती ऊन काटने की कोशिश करती। मैंने ऊन काटना भी सीखा और कुछ स्थानीय बहनों को इकट्ठा करके उन्हें सलाइयों से बुनाई सिखाना शुरू किया। शाम को मैं कुकर चढ़ाकर फिर घूमने निकल जाती थी। कभी कभी खेतों के बीच से होते हुए पास के किसी गांव में पहुंच जाती थी। बच्चों को खांसी, जुकाम, पेचिश आदि और बड़ों को वायु और वात आदि का कष्ट रहता ही था। आश्रम में एक छोटा दवाखाना चलता था, वहां से मैं कुछ दवाइयां साथ रख लेती थी। बहरहाल वक्त बीतता गया और अब सरला बहन के 1 साल तक काम करने की अवधि भी खत्म हो रही थी। कौसानी में बर्फ के पहाड़ों के सामने एक छोटा सा 4 कमरे वाला मकान खाली था। इस मकान के मालिक काफी वक्त से चाह रहे थे कि उसका उपयोग आध्यात्मिक या सामाजिक सेवा के लिए आश्रम के तौर पर किया जाए। ऐसे में सरला बहन ने तय किया कि वहां एक पाठशाला शुरू की जाए। अब तक वो हिंदी भी अच्छी तरह से बोलने लगी थी। देश भर में अब आजादी का आंदोलन भी तेज हो रहा था। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन उग्र हो रहे थे और पहाड़ों में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद हो रही थी। जनता अंग्रेजों के जोर जुल्म के खिलाफ संगठित हो रही थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव मंजूर हुआ। मगर अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी समेत प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने इस दौरान करो या मरो का नारा दिया। इससे जनता में ये भ्रम फैल गया कि हिंसा की अनुमति दे दी गई है। जगह जगह कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी। लोगों ने रेल की पटरियां उखाड़ डाली, आगजनी की घटनाएं हुई, पुल तोड़ दिए गए, यह आग पहाड़ों तक भी पहुंची। सालम और सल्ट में सभाएं आयोजित हुई। कई आंदोलनकारियों पर गोलियां चली। वन विभाग के बंगले जला दिए गए। इस बीच अल्मोड़ा जेल पूरी तरह भर गई थी। चनोदा के पास भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। सरला बहन इस दौरान कौसानी में थी और बीच बीच में कुछ एक दिनों के लिए वो चनोदा जाया करती थी। एक सुबह वो बरामदे में खड़ी थी जब नए जिलाधिकारी वहां अचानक आ पहुंचे। उन्होंने पूछताछ शुरू की तो मालूम चला कि ये वही महिला हैं जो साल भर से फरार चल रही हैं। कुछ ही दिनों बाद जिलाधिकारी हथियारों से लैस अंग्रेज सैनिकों की टोलियां लेकर लीसा डिपो के जलने के सिलसिले में आश्रम वालों को गिरफ्तार करने आ गई। जैसे ही फौज पहुंची, वैसे ही आश्रम में लहराने वाला राष्ट्रीय ध्वज, जो अब गैर कानूनी करार दिया गया था, उसके चारों ओर जनता एकजुट होने लगी। अधिकारी इसी फिराक में थे कि कोई उग्र घटना हो तो उन्हें गोली चलाने का बहाना मिल जाए। लेकिन तभी शांतिलाल त्रिवेदी ने माहौल को संभालते हुए जनता से कहा कि आश्रम के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी आश्रम की समस्या है, जनता खुद को इसमें न डाले। काफी समझाने के बाद जनता ने उनकी बात मानी। अगले दिन जिलाधिकारी ने सोमेश्वर जाकर सामूहिक जुर्माने की घोषणा कर दी। आंदोलन शुरू होने से पहले भी उन्होंने कार्यकर्ताओं पर काफी अत्याचार किए थे। ऐसे में सरला बहन विरोध करने के विचार से उनके पास जाने के लिए निकली। रास्ते में कई सारे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, लेकिन जिलाधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि वो किसी भी सरकार के काम में हस्तक्षेप न करें और सरकार विरोधी कार्यों से दूर रहें।
अपनी आत्मकथा में सरला बहन लिखती हैं, कोई चारा नहीं था। हमारे कार्यकर्ताओं पर आगजनी का आरोप लगाया जा रहा था और उन दिनों इसकी सजा फांसी थी। मैंने मित्रों की सलाह ली। तय हुआ कि अगले दिन अल्मोड़ा जाकर पता लगाऊं कि वहां क्या हो रहा है। मगर दूसरे दिन मुझे बुखार आ गया। कुछ साथियों ने मुझे अपने घर पर रखा और मेरी सेवा की। मैं जैसे ही ठीक हुई, कोसी का टिकट लेकर अल्मोड़ा रवाना हुई। अल्मोड़ा के लगभग सब साथी गिरफ्तार हो चुके थे। कुछ नजरबंद थे, कुछ पर मुकदमा चल रहा था। राजनीतिक मुकदमे अदालत में नहीं, जेल में गुप्त रूप से चल रहे थे। कई लोगों के लिए जो फरार थे, मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी थी। कुछ लोगों पर एक साथ 3 मुकदमे चले। कुछ लोगों को 30 साल तक की सजा और 1000 से भी ज्यादा के जुर्माने हुए। सरला बहन इस दौरान शांतिलाल त्रिवेदी के साथ जेल में बंद कैदियों के परिवार वालों से मिल रही थी और उनकी मदद की हर संभव कोशिशों में जुटी थी। एक रात करीब 11 बजे जब शांतिलाल त्रिवेदी और सरला बहन अपने किसी परिचित के घर पर खाना खा रहे थे, तो अचानक पुलिस आ धमकी और शांतिलाल त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह जब सरला बहन उनसे मिलने जेल पहुंची तो उन्हें भी नजरबंदी का आदेश दे दिया गया और कौसानी लौट जाने को कहा गया। ऐसे में उन्होंने तय किया कि वो मेरठ जाकर गांधी आश्रम के साथियों से सलाह लेगी। अगली सुबह करीब 4 बजे सरला बहन अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गई। संयोगवश इसी दिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने कौसानी पहुंचने वाली थी। दरअसल बागेश्वर में उत्तरायणी मेला आयोजित होना था। पुलिस आशंकित थी कि कहीं सरला बहन मेले में पहुंचकर कुछ कर न दे, इसलिए बागेश्वर की सड़क पर वो सरला बहन का पीछा करते हुए आ रहे थे। मगर सरला बहन अल्मोड़ा पहुंच चुकी थी। अल्मोड़ा में वो अपने स्विस दोस्त डेविड के घर पर रुकी। डेविड पेशे से वकील थे। उन्होंने सरला से कहा, वकील कह रहे हैं कि सरला बहन कौसानी में नजरबंद है, लेकिन सुनने में आया है कि वे अल्मोड़ा आ गई हैं। मैंने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, उनके दर्शन करना चाहें तो चलिए, वे मेरे यहाँ आराम कर रही हैं। दूसरे दिन सुबह जब सरला बहन हल्द्वानी की बस पकड़ने गई, उसमें सिर्फ फ्रंट सीट पर ही जगह थी। इस फ्रंट सीट पर बैठने के ज्यादा पैसे चुकाने होते थे। इतने पैसे उनके पास नहीं थे, मगर बस कंडक्टर ने साधारण टिकट पर ही फ्रंट मंजूर लिखकर उन्हें टिकट दे दिया। निश्चित तौर पर सरला बहन को पुलिस से बचाने के लिए कंडक्टर ने ऐसा किया। बहरहाल हल्द्वानी स्टेशन पर पुलिस सरला बहन की राह तक रही थी, लेकिन तब तक शायद उनके पास वारंट नहीं पहुंचा था, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बरेली, मुरादाबाद और फिर हापुड़ में सरला बहन को गाड़ियां बदलनी थी। बरेली स्टेशन पहुंचते ही पुलिस सरला बहन के चारों ओर घूमने लगी। मुरादाबाद में भी पुलिस वाले आसपास नजर गड़ाए हुए थे। फिर करीब 3 बजे सुबह सरला बहन को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस वालों को तार से खबर मिल चुकी थी कि एक अंग्रेज महिला साड़ी और चप्पल पहने हुए उसे गिरफ्तार कर। अपनी इस पहली जेल यात्रा का जिक्र करते हुए सरला बहन लिखती हैं, रेलवे पुलिस के थानेदार अच्छे व्यक्ति थे। 11 बजे तक उन्होंने मुझे वेटिंग रूम में रखा, फिर किसी अधिकारी के घर ले गए। काफी देर तक सुंदर बगीचे में मुझे इंतजार करना पड़ा। अंत में मुझे रात बिताने के लिए थाने में रखा गया। थानेदार भी अच्छा व्यक्ति था। उनकी पत्नी बाहर गई थी, नहीं तो मैं उनके घर पत्नी के साथ रह सकती थी। विवश होकर उन्होंने मुझे लॉकअप में रखा। अपने घर से मेरी इच्छा के मुताबिक खाना बनवाकर खुद लेकर आए। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ 2 बहुत भले सिपाही भेज रहा हूँ, वे आपको अच्छी तरह पहुंचा देंगे। ऐसा लगा मानो दोनों थानेदारों को इस बात से बड़ा अच्छा लगा कि एक मेम साहब ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही हैं। मेरे पहुंचने की खबर फैल गई और कुछ मित्र साहस के साथ मिलने भी आए। एक मित्र ने मुझे गांधी जी की पुस्तक अनासक्ति योग भेंट की। मैं अल्मोड़ा अदालत में पेश हुई। थोड़ी देर तक बैठने के बाद एक छोटे कद के बूढ़े मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हुई। उन्होंने मुझे हिरासत में रखने को कहा। डेविड प्रेम से मुझे अदालत के फाटक तक पहुंचाने आए। मैं अपने साथ के 2 पुलिस वालों के साथ पहाड़ पर चढ़कर जंगल के सौंदर्य को देखती रही। अंत में जेल का फाटक खुला, बंद हुआ और पहाड़ तथा जंगलों का दृश्य ओझल हुआ। जेल में किस कैदी को किस क्लास की बैरक में रखा जाएगा, ये उनकी सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता था। ए और बी क्लास के कैदी अपने अपने कपड़े पहन सकते थे। उन्हें अधिक पत्र व्यवहार और मुलाकातों की सुविधा भी थी। खाना भी ज्यादा अच्छा मिलता था। इस वजह से कई बार जेल के छूटने पर ईर्ष्या की भावना भी पैदा हो जाती थी। सरला बहन को बी क्लास में रखा गया था। वैसे तो यहाँ उन्हें अन्य कैदियों की तुलना में कुछ सहूलियत थी, मगर कुछ परेशानियां भी थी। अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं, टट्टी पेशाब का भीतर कोई इंतजाम नहीं था। मुझे 6 बजे बंद किया जा रहा था और फाटक 8 बजे सुबह खुलने वाला था। मैंने ऐतराज किया तो एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लाकर एक कोने में रख दिया गया। उनके पास और कुछ नहीं था। सुबह तक खूब भर गया और पेशाब दूर तक फर्श पर फैल गया। मैं कंबल ओढ़कर सिमट कर बैठी हुई पेशाब से अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी। सिविल सर्जन ने आकर कुछ शर्मिंदा होकर पूछा, क्या आप आराम से हैं? क्या कहती? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ, बिल्कुल आराम से। सरला बहन जब जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, जो कि भारतीय था, तो उन्होंने सरला बहन से कहा, आपको शर्म नहीं आती?
आप स्वयं ब्रिटिश हैं और ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। ये सुनकर सरला बहन आश्चर्य और गुस्से से भर गईं और तुरंत मजिस्ट्रेट साहब को जवाब दिया, आपको शर्म नहीं आती? आप भारतीय होकर भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश राज का पक्ष ले रहे हैं। उक्त मजिस्ट्रेट ने अंत में इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, तुमने जो किया वास्तव में वो बुरा नहीं है, लेकिन दोबारा नहीं करोगी तो अच्छा रहेगा। तुम्हें 3 माह की सादी कैद की सजा होती है। 3 महीने की ये कैद सरला बहन की पहली जेल यात्रा थी, लेकिन अंतिम नहीं। कुछ वक्त बाद उन्हें फिर से जेल हुई और इस बार तो जिला अधिकारी ने उन्हें जिले की सबसे खतरनाक व्यक्ति तक कह डाला। इस बार भी सरला बहन बी क्लास की बैरक में ही थी। उन्हें सश्रम जेल की सजा मिली, तो जेल में रहकर वो बुनाई, सिलाई और रसोई का काम किया करती थी। हालांकि बाद के कुछ दिनों में उन्हें इससे छूट दे दी गई थी। सरला बहन अक्सर कहा करती थी, मानवता के लिए कोई रंग, नस्ल और राजनीति नहीं है। अगर सरकार सही उद्देश्यों के लिए संघर्ष करने वालों को सजा देना चाहती है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। जब मेरे आसपास लोग बीमारी और गरीबी से जूझ रहे हैं तो मैं आश्रम में नहीं बैठ सकती। मैं ब्रितानी सरकार को सुनने के बजाय अपनी अंतरात्मा को सुनूंगी। सरला बहन ब्रितानियों के खिलाफ मुखर थीं और उनका भारतीयों के प्रति समर्पण निसंदेह था। लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में ऐसे मौके भी आए जब गैर भारतीय पहचान के चलते उन्हें भारत में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। दरअसल 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते देश के सीमांत इलाकों में विदेशियों के आने जाने पर सख्तियां बढ़ा दी गई थी। इस बीच उत्तराखंड सर्वोदय के कार्यकर्ताओं ने सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में एक सम्मेलन का आयोजन रखा था। उन्होंने सरला बहन के लिए सरकार से इनर लाइन पास की अनुमति मांगी थी, लेकिन जोशीमठ से करीब 130 किलोमीटर पहले श्रीनगर में उन्हें सूचना मिली कि वो इनर लाइन पार नहीं कर सकती क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। सरला बहन इससे इतना आहत हुई कि उन्होंने ठान लिया कि अगर इजाजत मिल जाएगी तो ही मैं पहाड़ पर रहूंगी, नहीं तो पहाड़ छोड़कर चली जाऊंगी। अगली सुबह वो पर्यावरण कार्यकर्ता विमला बहुगुणा से विदा लेने उनके सिलियारा आश्रम पहुंची। उनके पीछे पीछे उनकी शिष्या राधा भट्ट भी सिलियारा पहुंची, जो इस घटना के बारे में लिखती हैं। मैं बहन जी को जब भी उत्तराखंड छोड़ने के उनके निर्णय को बदलने का अनुरोध करती, वो आंसुओं से फूट पड़ती। बहन जी के साथ 16 वर्षों से रहते हुए उनको इस तरह से रोते देखने का मेरा ये पहला अवसर था। मेरी जिद पर वो कुछ दिन के लिए आश्रम आई, मगर बाद में वहां से विदा होने का दृश्य भी बहुत भावतरल था। इस घटना से उनको कई वर्षों तक होती रही वेदना की मैं प्रत्यक्ष साक्षी रही हूँ। इस घटना ने उन्हें लगभग 10 वर्षों के लिए बेघर बना दिया। उस अवधि में उनकी आयु 66 से 75 वर्ष की थी। देश की 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वे एक परिवराजिका की तरह अपने 2 झोलों और विनोबा जी के ग्रामदान, ग्राम स्वराज्य और स्त्री शक्ति जागरण के 2 संदेशों को लेकर घूमती रहीं। समाज परिवर्तन के लिए विनोबा जी के आह्वान शोषण मूलक, शासन मुक्त, ग्रामदान मूलक, ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक समाज रचना की क्रांति में शामिल होने का उनका सपना साकार हो रहा था। वे ग्रामदान प्राप्ति, भूमि वितरण एवं स्त्री शक्ति जागरण शिविरों, गोष्ठियों व ग्राम ग्राम जा रही पदयात्राओं में व्यस्त हो गई थी। सरला बहन बड़े बेमन से उत्तराखंड छोड़कर गई थी, लेकिन उत्तराखंड सर्वोदय के कार्यकर्ताओं के साथ उनका पत्र व्यवहार लगातार चलता रहा। इसी दौरान जब वो दक्षिण भारत के कोड़ाई कनाल में थीं, तो उन्होंने विमला बहुगुणा और राधा भट्ट को एक पत्र लिखा। उन्होंने दुखी मन से ये जाहिर किया कि वे शायद अब हिमालय को नहीं देख पाएंगी, घने बांझ के जंगलों का अवलोकन नहीं कर पाएंगी। उनके इस पत्र के जवाब में विमला बहुगुणा और सुंदरलाल बहुगुणा ने उन्हें वापस लौटने का आग्रह किया और कहा कि वे उत्तराखंड में जहां चाहे वहां रह सकती हैं। 1973 की गर्मियों में सरला बहन एक बार फिर उत्तराखंड आई। कुछ वक्त तक लक्ष्मी आश्रम और फिर बेरीनाग ग्राम स्वराज्य मंडल में करीब 10 दिन तक वो रहीं। इस दौरान उन्होंने अपने एक सहयोगी सदन मिश्र से कहा कि वे मुंसियारी जाना चाहती हैं और वहीं किसी जगह स्थायी तौर पर बस जाना चाहती हैं। सदन मिश्र ने वहां स्थायी निवास के लिए बेरीनाग ग्राम स्वराज्य मंडल परिसर में छोटा सा कमरा तैयार करवाने की बात कही, मगर सरला बहन ने इस बात को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे किसी व्यापारिक संस्था में नहीं रहना चाहती। बाद में उन्हें पिथौरागढ़ में बेरीनाग और चौकोरी के पास मौजूद धर्मघर नाम की जगह पसंद आई, जहां से हिमालय पर्वत श्रृंखला का मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता था। इस जगह पर कुटिया के निर्माण के लिए करीब 32,000 रुपए कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किए, जिसे बनने में लगभग 15 महीने का वक्त लगा। 12 मई 1975 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सरला बहन ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया और इसका नाम रखा गया हिमदर्शन कुटीर। हिमदर्शन कुटीर में रहकर ही उन्होंने अपने जीवन की 3 अहम किताबें लिखी, जिनमें पहली थी वन व मानव, जो 1979 में प्रकाशित हुई। दूसरी थी संरक्षण या विनाश, जो 1980 में प्रकाशित हुई, और तीसरी किताब अंग्रेजी में थी, जिसका नाम था रिवाइव अवर डाइंग प्लेनेट, जो 1981 में प्रकाशित हुई। हिमदर्शन कुटीर में गायें पाली जाने लगी, बगीचे में सब्जियां उगाई जाने लगी,
बांज के पेड़ों की छाया में बहन जी की इच्छा के अनुरूप ये एक सुंदर जगह बन चुकी थी। जीवन के अंतिम वर्षों में सरला बहन उत्तराखंड में रहकर पर्यावरण के लिए समर्पित रहीं। एक बार कोटमनिया धर्मघर सड़क मार्ग को 12 से 14 फीट चौड़ा किए जाने के लिए करीब 2700 छोटे बड़े बांज बुरांस के पेड़ काटे जाने थे। सरला बहन को जैसे ही इस बात की खबर मिली, उन्होंने लोहाथल, महरूड़ और नागिला गांव के लोगों को एकजुट करना शुरू किया। साथ ही तत्कालीन राज्य मंत्री गोवर्धन तिवारी को पत्र भी लिखा। उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया गया। वन मंत्री ने कुछ दिन बाद वन सचिव को पत्र लिखकर पेड़ों की कटाई रोकने के आदेश जारी किए। सरला बहन द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास भी अहम रहे हैं। सदन मिश्र उनसे जुड़े संस्मरण में लिखते हैं, एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 2 व्यक्ति हिमदर्शन कुटीर में आए। ये 2 लोग थे श्री हरिनंदन भंडारी, जो कि रॉ के अधिकारी थे, और दूसरे थे उनके एक सहयोगी। वे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री की ओर से उनके हस्ताक्षर वाला एक प्रशस्ति पत्र लाए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष समिति की ओर से था। इसमें सरला बहन की भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख था। सरला बहन ने भी उनकी बातें आदरपूर्वक सुनी और नम्रतापूर्वक कहा कि इस पुरस्कार को वो इसलिए स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं में फूट पड़ सकती है। उन्होंने इस आशय का एक पत्र इंदिरा गांधी को धन्यवाद देते लिखा। उनके द्वारा भेजे गए प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और पुस्तकें उन्होंने स्वीकार कर ली। 5 अप्रैल 1975 को उनका 75वां जन्मदिन था। यही साल संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के तौर पर घोषित किया था। ऐसे में उनके साथियों ने 75 दिनों की महिला पदयात्रा के संचालन की योजना बनाई। इसमें विमला बहुगुणा, शशि प्रभा रावत, कलावती व्यास, दीक्षा बिष्ट और लक्ष्मी आश्रम की कई अन्य महिलाएं शामिल हुईं। 16 जनवरी को बारिश और ठंड के बीच ये यात्रा उत्तरकाशी से शुरू हुई। इस पदयात्रा के 3 प्रमुख विषय थे: पर्यावरण व वन संरक्षण, उत्तराखंड में मद्य निषेध और स्त्री शक्ति जागरण। जगह जगह पर कई अन्य महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल होती गईं। 2 अप्रैल 1975 को यह पदयात्रा लक्ष्मी आश्रम पहुंची, जहां सरला बहन का 75वां जन्म दिवस मनाया गया। टिहरी बांध के विरोध में भी सरला बहन शामिल रहीं। इसके विरोध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उन्होंने कई पत्र लिखे और जन समर्थन से कई बार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके अलावा बस्तर में बांस के जंगलों पर वहां के आदिवासियों के अधिकार छीने जाने की भी उन्होंने कड़ी निंदा की और इसके खिलाफ भी स्थानीय जनता के साथ खड़ी रही। एक बार नारायण दत्त तिवारी ने केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री रहते हुए स्थानीय लोगों से बिना सलाह मशवरा किए मुनस्यारी में कताई मिल लगाए जाने की घोषणा की। तब मुनस्यारी में करीब 80% लोग ऊनी कारीगर थे, जो ऊनी कताई का कारोबार हाथ से किया करते थे। ऊनी मिल लग जाने से हाथ से कताई करने वाले कारीगरों के रोजगार पर बुरा असर पड़ता। सरला बहन 1942 से 1946 के दरमियान जोहार, दारमा, ब्यास घाटियों के कई इलाकों का दौरा कर चुकी थी। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों की समस्याओं को वो बखूबी जानती समझती थी। इस तरह उन्होंने नारायण दत्त तिवारी को इस बाबत पत्र लिखा, जिसके बाद कताई मिल लगाए जाने का फैसला वापस ले लिया गया। साल 1979 में सरला बहन को सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इसे लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनकी जगह राधा बहन इस पुरस्कार की असल हकदार है, क्योंकि वे ही उनकी जगह अब काम कर रही हैं। बाद में उन्हें समझाया गया कि ये पुरस्कार उन्हें उनकी जीवन भर की सेवाओं के लिए दिया जा रहा है, न कि किसी अवधि विशेष या वर्ष विशेष के लिए। बाद में सरला बहन ने यह पुरस्कार स्वीकार किया और इसे जमुना लाल बजाज का आशीर्वाद माना, जिन्होंने वर्धा में रहते हुए उनकी काफी मदद की थी। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 50,000 रुपए की जो धनराशि मिली थी, उससे एक संस्था गठित की गई, जो पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण समिति हिमदर्शन कुटीर नाम से संचालित हुई। सरला बहन 1 वर्ष तक इस संस्था की संयोजिका भी रही। इस समिति के माध्यम से ही उनके द्वारा लिखी गई किताबें संरक्षण या विनाश और रिवाइव अवर डाइंग प्लेनेट का प्रकाशन किया गया। जीवन के अंतिम दिनों में उनके हिमदर्शन कुटीर में कई विदेशी शोधकर्ता, विद्यार्थी और गांधी जी को करीब से जानने समझने के इच्छुक लोग सरला बहन से मिलने आया जाया करते थे। साल 1981 आते आते उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी। तब अपने इलाज के लिए वो कौसानी गई, जहां लक्ष्मी आश्रम की सेवा और स्थानीय डॉक्टरों की देखरेख में उन्हें रखा गया। सर्दियों के दौरान नैनीताल के रानी बाग में मौजूद गोपाल दत्त पांडे की संस्था मनोरा ग्राम स्वराज्य मंडल में भी वो रही। उनके जीवन के अंतिम क्षणों को याद कर सदन मिश्र लिखते हैं, रानी बाग में उन्होंने पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण समिति को अंतिम स्वरूप देने के लिए मुझे अपने पास बैठाया। एक समिति गठित कर उसके उद्देश्यों के बारे में मुझे बताया और वहीं पर संरचनात्मक काम में लगे साथी कार्यकर्ताओं के लिए एक वसीयत 25/3/1982 को मुझसे लिखवाई गई। उस हस्तलिखित वसीयत पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके आदेश किया कि वे इसे सबको प्रसारित कर दें। सरला बहन के स्वास्थ्य में कुछ सुधार जरूर हुआ था, लेकिन उनके अस्वस्थ होने का समाचार अब दिल्ली तक पहुंच चुका था।
ऐसे में कुछ दिनों बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री का संदेश लेकर जिले के परगना अधिकारी सरला बहन के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें इलाज के लिए दिल्ली बुलाया था। यात्रा, इलाज और सेवा का पूरा खर्च सरकार वहन कर रही थी। यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था तक कर डाली थी। मगर सरला बहन ने प्रधानमंत्री के इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और पीएम का शुक्रिया अदा करते हुए जवाब दिया, मैं दिल्ली की प्रदूषित हवा में जीने की अपेक्षा हिमालय की स्वच्छ हवा में मर जाना पसंद करूंगी। 6 जुलाई 1982 के दिन सरला बहन को अचानक दमे का दौरा पड़ा। कुछ देर दर्द से कराहते हुए वो बेहोश हो गई। लेटे लेटे धीमे स्वर में उनके मुंह से कुछ शब्द निकले, टेल द गांधीयंस दैट दे शुड बी ट्रू। 12 मासा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही 12 मासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक 12 मासा।